हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रोम्बस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं तहे दिल से आप सब बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग हम लोग से जुड़े हैं और हम इस जर्नी को एक बड़ा ही रोमांचक बनाने का प्रयास करते हैं। और उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा वो हमारे पास में रहेगा पेपर 1 अकाउंटेंसी का। ठीक है जी, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये सीए फाउंडेशन के अंदर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जो कि आप भली भांति जानते हैं। ठीक है ना, ये तो अपने सीए फाउंडेशन को ज्वाइन करने से पहले ही सारी जो भी है छानबीन कर ली होगी। ठीक है जी। और सीए फाउंडेशन पेपर 1 जो है वो है हमारा अकाउंटेंसी, और आपकी जो जर्नी शुरू होगी सीए की वो अकाउंटेंसी से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सीए फाउंडेशन का सीए का जो फर्स्ट स्टेज रहता है, फर्स्ट लेवल रहता है, वो हमारे पास में सीए फाउंडेशन रहता है। और सीए फाउंडेशन का सबसे पहला एग्जाम किसका है? अकाउंटेंसी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी जो जर्नी होती है वो सीए की जो जर्नी रहती है वो इधर से अकाउंटेंसी के साथ में स्टार्ट होती है। तो आज हम आपके साथ में जो है इस सब्जेक्ट के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी वेटेज एग्जाम के अंदर कम से कम इसकी वेटेज कितनी है हमारे पास में? 10 मार्क्स की। और चैप्टर का नाम हमारे पास में है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, इन शॉर्ट हम इसको बोलेंगे बीआरएस। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स के अंदर, चूंकि आप सब बच्चे न्यू कोर्स का पार्ट हैं, तो सीए एफएनडी न्यू कोर्स के अंदर हमारे पास में इस एग्जाम की जो इस चैप्टर की जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में हमेशा आता ही आता है जब से हमारे पास में सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स के अटेम्प्ट्स एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए हैं। मई 2018, नवंबर 2018, फिर मई 2019, नवंबर 2019, मई 2020 जिसके एग्जाम हो नहीं पाए, फिर वो शिफ्ट हो गए जुलाई में भी नहीं हो पाए, नवंबर 2020। ठीक है जी, तो ऑल दीज अटेम्प्ट्स आर बिलोंग्स टू दी न्यू कोर्स। और अगर आप इन सारे 5 एग्जामिनेशन पेपर्स को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि देयर इज एटलीस्ट 10 मार्क्स वेटेज ऑफ बिलोंग्स टू दी बीआरएस चैप्टर। और आगे भी इसकी वेटेज रहनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी इसकी बड़ी सारी वेटेज है। तो इस चैप्टर को हम उतनी ही इज्जत के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे 10 मार्क्स हमारे एग्जाम में सिक्योर करवाएगा। और मैं आपको दावा कर देता हूं कि आपके 9 नंबर भी नहीं आएंगे, पूरे 10 मार्क्स आएंगे अगर आप आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को बड़ी इज्जत के साथ में पढ़ेंगे तो। ठीक है ना, इज्जत का मतलब समझते, इंपॉर्टेंस देना है चैप्टर को। तो आइए आज हम आपके साथ में बैंक रिकंसिलिएशन नामक चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और सब बच्चे अपनी अपनी पेटियां बांध लें। पेटियों का मतलब है सीट बेल्ट बांध लें। हालांकि ऐसा कुछ झटका वटका नहीं लगने वाला है, बट स्टिल हम इसको बड़ा ही आसानी से लेकर के चलेंगे। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाते समय जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में कनेक्टिविटी करता हुआ चलूं। ये तो मैंने आपको बताई जी एग्जाम में इस चैप्टर की वेटेज क्या है। अब सवाल आते हैं कि ये बीआरएस है क्या? बीआरएस को हम सीख लेंगे, बीआरएस सीखना आसान है, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उससे पहले बीआरएस को सीखने से पहले मैं एक चीज आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं कि ये बीआरएस होता क्या है, इस बीआरएस की रिक्वायरमेंट ही क्या है, व्हाई वी आर लर्निंग द बीआरएस, why we are learning how to prepare BRS, what is the importance of BRS। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि BRS की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो क्या रहता है, सबसे पहले नाम से पता चलता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन का होता है क्रॉस चेक करना। अब बैंक की स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करना, बैंक की स्टेटमेंट तो बैंक प्रिपेयर करता है। अच्छा, पहले मैं कुछ टर्म्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सीखते समय या उसको बनाते समय हमारे सामने कुछ टर्म्स आएगी, जैसे कि बैंक की जो स्टेटमेंट रहती है, बैंक की स्टेटमेंट का मतलब पासबुक। आपको पता है आपका भी अगर बैंक में अकाउंट रहेगा
तो आपको भी बैंक से एक पासबुक इशू होती है, जिस पासबुक के अंदर हम जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट, उन ट्रांजैक्शंस के जो रिकॉर्ड रहता है वो उस पासबुक में रहता है। अब आपके पास में जो पासबुक होती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड्स आपके पास में रहते हैं, जी नहीं। आप बैंक्स के साथ में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड होते हैं वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। बैंक के वहां पे जो सर्वर लगा हुआ है, बैंक के वहां पे जो सिस्टम लगा हुआ है, उसके अंदर है सारे रिकॉर्ड। आपके पास में जो पासबुक है, दिस इज नथिंग बट ए फोटोकॉपी ऑफ दैट स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आती है? अब अब आपका बिजनेसमैन, अच्छा एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, आप अपने आप को सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट नहीं मानेंगे। तो सर क्या सीए मान ले? अरे सीए नहीं मानना है, आपको खुद को मानना है एक बिजनेसमैन। आप कौन है? एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन, वटएवर। आप खुद को, अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व करके रखेंगे तो आपको ये चैप्टर्स को सीखने में बड़ी सहायता मिलेगी। अब मैं कह रहा हूं जी, आपके एक बिजनेस है और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या रहती है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मेरे पास में रहती है वो रहती है कि आपके पास में बिजनेस का एक करंट अकाउंट होना चाहिए। मैं हमेशा पूरे चैप्टर में अकाउंट वर्ड यूज करूंगा, मैं बार बार करंट अकाउंट वर्ड नहीं बोलूंगा, बट आपके दिमाग में अकाउंट वर्ड इज इंटरचेंजेबल विद दी करंट अकाउंट। एक बात, अब आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या आप भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं? यानी कि आप भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करते हैं, जिसके लिए हम अकाउंट सीख रहे हैं। उसी प्रकार से बैंक्स के लिए बैंक्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या बैंक के लिए बैंक बिजनेस है? तो बैंक जो बिजनेस है, बैंक भी उस बिजनेस के अंदर जो भी उसके खुद के बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो भी उसकी अकाउंटिंग करता होगा। तो आपने जो बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, उस बैंक के अंदर आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो, जो बैंक के पास में मेंटेन है, उसकी एक फोटोकॉपी आपको मिलती है थ्रू दी पासबुक। हालांकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर करंट अकाउंट में पासबुक, तो मैं एक बात आपको बता दूं, करंट अकाउंट में पासबुक नहीं होती है। जो आपको पासबुक मिलती है वो पासबुक सिर्फ सेविंग अकाउंट वालों को अलॉट होती है। करंट अकाउंट वालों को एक स्टेटमेंट मिलती है। अगर आप कभी बैंक गए हो तो अगर आपने नोटिस किया हो कि वहां बड़े बड़े प्रिंटर लगे, तो उसमें ऐसे खट 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 ऐसे करके उसमें प्रिंट निकलते हैं। वो जो प्रिंट निकलते हैं वो होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब नथिंग बट फोटोकॉपी ऑफ योर ट्रांजैक्शन विद द बैंक्स। बट मैं यहाँ पे पासबुक वर्ड यूज करूंगा क्योंकि आईसीए के अंदर हमारे पास में पासबुक वर्ड यूज किया गया है। ठीक है जी, हम आईसीए मटेरियल से बिल्कुल भी उसकी लीक से नहीं हटेंगे। वी विल 100% फॉलो द आईसीए मटेरियल, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद में क्या होता है कि बैंक्स के जो ट्रांजैक्शन आपने बैंक्स के साथ में किए, उसकी कॉपी आपको मिल गई पासबुक के थ्रू। अब आपके बिजनेस के भी तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगे, उन ट्रांजैक्शन से आपने बड़े सारे अकाउंट बना रखे होंगे, बट यहां पर वो सारे अकाउंट मेरे काम के नहीं है, उसमें से सिर्फ एक अकाउंट मेरे काम का है, दैट इज द कैश बुक। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच विल हेल्प अस टू रिकंसाइल द ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड माई बैंक। हिंदी में बोलता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रकार का विवरण है। थोड़ा ज्यादा हो गया, एक विवरण है, पता है तो बता दिया। एक विवरण है, किस तरह का? इस विवरण से हमें हेल्प मिलती है कि हमने जो बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन किए वो उन ट्रांजैक्शन को हम मैच कर सकें। सर मैच कर सकेगा मतलब क्या? मैच कर सकेगा मतलब क्या? अब सुनो इसकी बात। कभी कभी क्या होता है, दिल में ख्याल नहीं आता, कभी कभी क्या होता है कि मैंने बैंक्स के साथ में बड़े सारे ट्रांजैक्शंस किए। अब बैंक के पास में पूरा जो है बड़ा सारा सिस्टम है, बड़ा सारा सर्वर है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सब कुछ ऑटोमेशन है, सब कुछ है, बट स्टिल इज देयर एनी चांस ऑफ एरर? क्या वहां पे कोई एरर हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल उसी प्रकार से जो ट्रांजैक्शंस मैंने बैंक के साथ में किए, बैंक ने अपनी बुक्स में एंट्री डाली, मैं अपनी बुक में एंट्री डाल रहा हूं। अब यहां पर दो बातें मैं आपको एक बता देना चाहता हूं। बैंक ने अपनी बुक्स में एंट्री डाली, इसका मतलब बैंक ने अपने वहां पे जो भी खाते मेंटेन किया वहां पे एंट्री डाली, उसकी कॉपी हमें मिली एज ए पासबुक। तो जब भी मैं बैंक्स के अकाउंट की बात करूंगा, आप उसको इंटरचेंज करेंगे पासबुक के साथ में। और जब भी मैं अपने खातों की बात करूंगा तो मुझे सारे खाते नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहां पे कौन सा खाता चाहिए? कैश बुक। क्योंकि कैश बुक इज द ओनली बुक और ओनली अकाउंट इन विच वी विल कवर ऑल द ट्रांजैक्शंस विद द बैंक।
याद करो बचपन का मतलब क्लास 11 के अंदर आप कैश बुक बनाते थे, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक इज द कैश बुक इन विच कंटेन ओनली 1 कॉलम ऑफ द कैश। 2 कॉलम कैश बुक कंटेन 2 कॉलम कैश एंड बैंक एंड कैश एंड डिस्काउंट। 3 कॉलम कैश बुक कंटेन ऑल 3 कॉलम्स कैश बैंक एंड डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम मेरे काम का नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में एक तरह से हम ये मानेंगे वी रिक्वायर हेयर ओनली कैश बुक हैविंग बैंक कॉलम। कैश बुक हैविंग कैश कॉलम भी मेरे काम करेंगे, क्योंकि जो कैश कॉलम के अंदर ट्रांजेक्शन्स आते हैं उसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन आते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं आते। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए पासबुक, दूसरी चीज चाहिए कैश बुक का बैंक कॉलम। एक बातें सबसे मेन हमारे पास में क्लियर हो गई। अब ये दोनों क्यों चाहिए और इसका हेल्प मुझे बीआरएस में कैसे मिलेगा। अब बात आती है, वापस आ गया मैं एरर के ऊपर। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि मेरे से कुछ एरर हो जाए मेरी कैश बुक के अंदर। व्हेन आई एम सेइंग कैश बुक, दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग कैश बुक्स बैंक कॉलम। What you are getting when I'm saying cash book, you are getting bank column of the cash book. आगे बात समझ में। When I'm saying passbook, you are getting what that there is a photocopy of the banking transactions या photocopy of the banking records. That's it. अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने यहाँ पे कोई मतलब बड़े सारे ट्रांजेक्शन्स हुए और उन ट्रांजेक्शन को जब मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूं तो मुझसे कोई गलती हो गई। यस, देयर मे बी पॉसिबिलिटी। बिल्कुल उसी प्रकार से बैंक कोई भगवान थोड़ी ना है, क्या बैंकिंग के वहां पर भी गलतियां होती है, बड़ी सारी गलतियां होती है, बड़े सारे चार्जेस कट जाते हैं बेकाम बिना काम के। कई बार खाते से फालतू के पैसे कट जाते हैं, कई बार खाते में फालतू के जमा भी हो जाता है, जो कि हमारे साथ कभी हुआ नहीं बट स्टिल होता है। काश ऐसा हो जाए, 2-5 लाख रुपए का मैसेज आए, आहा जीवन धन्य है। चलो सपनों से बाहर आओ, वापस रियलिटी में आएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर। यस, देयर मे बी पॉसिबिलिटी। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने अपनी कैश बुक में क्या किया है, मैंने अपनी कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बनाया है, और बैंक कॉलम जो मैंने कैश बुक बनाई है उससे मैंने क्या किया होगा, फाइनली बाय बैलेंस सीडी निकाला होगा जो कि मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस बताता है। उसी प्रकार से मेरे पास में जो पासबुक है जिसके अंदर हम बार बार जाते हैं एंटर करवाने, बैंक वालों को परेशान करते हैं, उसके अंदर भी मेरा एक बैलेंस निकल के आ रहा होगा जो कि मेरे बैंक अकाउंट के बैलेंस को डिनोट करता होगा। लेट्स से पासबुक कह रही है कि आपके बैंक में 50,000 रुपए जमा है, लेकिन मेरी कैश बुक बोलती है कि नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में 70,000 डिपॉजिट है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो देयर इज डिफरेंस ऑफ ₹20,000 इन आवर बैंक अकाउंट। अब वो 20,000 रुपए की एंट्री क्या हो सकती है, या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि बैंक के वहां पे कुछ 20,000 की गलती हो गई, या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20,000 की गलती मुझसे होगी जिसकी वजह से 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब देयर इज एनी एरर। द एरर मे बी फ्रॉम बैंक साइड और एरर फ्रॉम माई ओन साइड, इट मे बी पॉसिबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना तो बैंक की गलती है ना मेरी गलती है, फिर भी डिफरेंस आ रहा है सर, ऐसा कैसे हो गया? बैंक की गलती भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, फिर भला कैसे डिफरेंस आ सकता है? उस केस में भी डिफरेंस आ सकता है, कोई और नहीं है, हम दो के बीच में ही है। कह रहे हैं कोई और आ गया होगा, ऐसा नहीं होता है। ना बैंक की गलती है ना मेरी गलती है, फिर भी 20,000 का डिफरेंस क्यों, कैसे आ सकता है? अब सुनना, यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बैंक रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? ठीक है जी, अब मैं यहां पर आपको डिफाइन कर रहा हूं। बैंक रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक। ठीक है जी, पासबुक के अंदर बैलेंस कुछ और आ रहा है, कैश बुक में बैलेंस कुछ और आ रहा है। अब डिफरेंस का रीजन क्या होता है? रीजन ऑफ डिफरेंस, किस कारण से डिफरेंस आता है? अब रीजन ऑफ डिफरेंस के मेरे पास में 2 रीजन हो सकते हैं कि किन किन कारणों से डिफरेंस आ सकता है। पहला रीजन तो हमने बता दिया, एरर हो गया, या तो बैंक की साइड से एरर हो गया या मेरी साइड से एरर हो गया। और जैसे ही हमें एरर पता लगेगा, अब एरर है ये कैसे पता चला कि हम क्या करते हैं, मंथली के मंथली बैलेंस को मैच करते हैं।
हर मंथ बैलेंस मैच करते हैं। अगर बैलेंस मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो हमें उन एरर्स को ढूंढना पड़ेगा और उन्हें ठीक करना पड़ेगा। वो जो एरर ढूंढ के ठीक करना है वो काम कौन करता है? बीआरएस। आगे जी बात समझ में। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है कि एरर भी नहीं है और डिफरेंस भी नहीं है। लेट्स से व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग जो हैं 31 जुलाई को, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 31 जुलाई को बैलेंस टैली कर रहे हैं, जुलाई महीने का बैलेंस टैली कर रहे हैं। कब? 31 जुलाई को। अब 31 जुलाई को जब बैलेंस टैली कर रहे थे तो पता लगा जी देयर इज डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर द पासबुक एंड एज पर द कैश बुक। अब पता लगा, एरर ढूंढा, मैंने सारी एंट्रियां ठीक कर रखी है, बैंक के वहां पे देखा, बैंक ने सारी एंट्रियां ठीक कर रखी है, लेकिन बैलेंस फिर भी मैच नहीं हो रहा। अब उसका मैच नहीं होने का क्या दूसरा कारण क्या हो सकता है? दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। क्या कारण हो सकता है? टाइमिंग डिफरेंस। अब टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 30 जुलाई को बैंक में कोई चेक जमा करवाया। मैंने 30 जुलाई को बैंक में कोई चेक जमा कराया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जब हम बीआरएस को सीखेंगे तो मुझे साथ साथ में जनरल एंट्रीज की हेल्प चाहिएगी। जनरल एंट्रीज की हेल्प चाहिएगी तो कृपा करके आप मन ही मन में जनरल एंट्री सोचेंगे या अपने वहां पर बैठकर जनरल एंट्री बोलेंगे तो मुझ तक बात पहुंच जाती है। मेरे पास में एक विशेष योग्यता है जिससे मैं आपकी मन की बातें सुन सकता हूं। तो आपने मुझे बोला जी कि मैंने आपसे बोला कि मैंने बैंक में चेक जमा करवाया, तो जरा मुझे फटाफट से बता दो जब मैं बैंक में चेक जमा करवाऊंगा तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। सीधी सी बात है। अब मैंने तो अपनी बुक्स में क्या कैश बुक में एंट्री डाल दूंगी। व्हेन आई एम सेइंग कैश बुक, आई एम अगेन सेइंग कि आपको क्या सुनने में आ रहा है? व्हेन आई एम सेइंग कैश बुक में एंट्री डाल दोगी, आपको सुनने में आ रहा है कि बैंक कॉलम के कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी। मैं बार बार बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक नहीं बोलूंगा, मैं कैश बुक ही बोलूंगा, आप उसको इंटरचेंज करेंगे। मुझे कैश बुक का ना तो डिस्काउंट कॉलम चाहिए, ना ही मुझे कैश बुक का कैश कॉलम चाहिए। आई एम जस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। व्हेन आई एम सेइंग कि मैंने चेक जमा कराया 30 जुलाई को, तो क्या मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री डाल दी होगी? और अब मुझे बताओ, क्या मुझे एंट्री डालनी भी चाहिए थी? हाँ, भी मेरे पास में कोई चेक पड़ा था, मैंने जब उसको बैंक में जमा करा दिया तो मैंने साथ के साथ एंट्री डाल दी। लेकिन अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या वो चेक हैंड टू हैंड जमा हो जाएगा? नहीं। हो सकता है कि वो चेक किसी और बैंक का हो, जिसने मुझे चेक दिया उसका खाता किसी और बैंक में हो, किसी और शहर में हो, किसी और स्टेट में हो, तेरे में भी पॉसिबिलिटी। अब उस केस में हो सकता है कि चेक को जमा होने में 3-4 दिन लग गए, मान लो 4 दिन लग गए। अब मैंने चेक जमा कराया था 30 जुलाई को और वो चेक 4 दिन बाद क्लियर हुआ 3 अगस्त को। कब क्लियर हुआ? 3 अगस्त को। लेकिन जरा मुझे बात बताओ, मैं बैलेंसेस को रिकंसाइल कब कर रहा था? मैं बैलेंस को रिकंसाइल कर रहा था 31 जुलाई को। तो क्या 31 जुलाई को मैंने कैश बुक में एंट्री डाल दी थी? हाँ। तो क्या मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा? बिल्कुल बढ़ गया होगा। लेकिन बैंक के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स आई वांट टू से पासबुक के अकॉर्डिंग, क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा होगा? क्या नहीं, क्योंकि बैंक उस चेक की एंट्री कब डालेगा? जिस दिन वो चेक कलेक्ट हो जाएगा। बैंक मेरे पासबुक में एंट्री कब डालेगा, या मेरे पासबुक का मतलब है अपने सिस्टम में एंट्री कब डालेगा? जिस दिन वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो जरा एक बात बताओ, क्या मैंने जब चेक जमा कराया तो क्या मुझे एंट्री डालनी चाहिए थी? हाँ। क्या मैंने एंट्री डाल दी? हाँ। क्या मुझसे कोई गलती हुई? ना। क्या बैंक को एंट्री डालनी चाहिए थी? ना। बैंक क्या चेक कलेक्ट हो गया था? ना। क्या बैंक ने कोई गलती की? ना। क्या बैलेंस मैच हो रहा है? ना। रीजन समझ में आया? These kind of differences are called timing difference. ना मेरी गलती ना बैंक की गलती, still there is an error or still there is any difference. तो such kind of differences, चाहे वो error की वजह से आ रहा हो, चाहे वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ रहा हो, इन डिफरेंसेस को ढूंढ करके हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हम खुद को शांत करते हैं कि अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डिफरेंस जो आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है। बात समझ में आई? बोलो हाँ के ना, बोलो ना हाँ, यस, वेरी गुड। तो यहां तक की बातें समझ में आई कि बीआरएस बनाने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, क्योंकि डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस क्यों आते हैं? या तो उनसे गलती हो गई या मेरे से गलती हो गई। गलती अब क्या हो सकती है? अच्छा, एरर क्या हो सकता है? एरर ये हो सकता है कि मैंने चेक जमा कराया
और मान लो सेम डे वो चेक कलेक्ट हो गया। कलेक्ट का मतलब है उस चेक का पैसा मेरे खाते में आ गया, तो बैंक वाले तो एंट्री डाल देंगे तुरंत ही। जैसे ही पैसा क्रेडिट हुआ खाते में, एंट्री डल गई, लेकिन मुझसे एंट्री डालना भूल गया। अब अगर मैं एंट्री डालना भूल गया तो भूलने से भी तो एरर आ गया, वही तो एरर है कि मैं भूल गया। सच काइंड ऑफ एरर आर कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, भूल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट आई वॉन्ट टू से कि देर इज मिसमैच ऑफ द बैलेंसेज एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक, और हम उन डिफरेंसेस का रीजन ढूंढते हैं और उनको बीआरएस में लिख करके दिखाते हैं कि इन वजह से मेरा बैलेंस मिसमैच हो रहा है। अब बात कर रहा हूं मैं बैलेंसेस। तो अब सवाल आता है बैलेंसेस क्या होते हैं और कौन से बैलेंसेस होते हैं। तो आइए अब हम आपके साथ में बात करते हैं बैलेंसेस की। तो जरा ध्यान से देखना जी। अगर आपने नोटिस किया हो, ठीक है जी, पहले मैं बात कर रहा हूं पासबुक की, पीबी बोले तो पासबुक। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपके बैंक से पैसे कटते हैं या आपके बैंक में पैसे जमा होते हैं। बैंक का मतलब खाते में। तो जब आपके खाते में पैसे जमा होते हैं तो क्या आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है? यस। उसमें मैसेज में लिखा आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ डैश 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 अमाउंट। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ डैश 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 अमाउंट। क्रेडिटेड का मतलब होता है पैसे डिपॉजिट हो गए। तो पासबुक में जब पैसे, पासबुक का मतलब खाते में जब पैसे डिपॉजिट होते हैं तो बैंक उस डिपॉजिट को क्या यूज करता है? क्रेडिटेड। और जब आप बैंक से पैसे विड्रॉल करते हैं या आपके बैंक से पैसे कटते हैं, जो मैसेज आते हैं ना आपके पास में, उस मैसेज के भी चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस बैंक आपके खाते से काट लेता है। तो उस केस में जो आपका मैसेज आता है वो आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड। जमा हो गए और पैसे कट गए। तो बैंक उसको, जब आपके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो बैंक उसको क्रेडिट क्यों बोलता है? बैंक उसको क्रेडिट बोलता है कि बैंक ने आपको क्रेडिट किया है अपने बुक्स में। अब बैंक ने आपको अपने बुक्स में क्रेडिट किया, इसका क्या मतलब हुआ? एक बात जरा सोच के बताओ, आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है, आपके लिए बैंक क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये बातों को मैं इतनी धीरे धीरे और इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप 11th-12th के अंदर आपके कंसेप्ट कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहां पर बस आप पढ़े, सिलेबस किया और पेपर देके जो भी नंबर आए उन मार्क्स को कभी भी अपना बेसिस मत बनाना। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट का इस लेवल पे एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम यहां पर आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि ये जो कंसेप्ट हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये हम खाली फाउंडेशन के लिए नहीं पढ़ रहे, यहां पर हम एक तीर से पूरी सीए को शिकार कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स आपके यहाँ पे बनेंगे यही आपके इंटर में काम आएंगे, यही आपके फाइनल में काम आएंगे। अकाउंटेंसी के बेसिक फंडामेंटल थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे लेवल के चेंज होने से। तो प्लीज इन बातों को बहुत डिटेल में अपने साथ साथ अंदर प्रोसेस करते रहना। व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपने बैंक में पैसे जमा कराए तो आपके लिए बैंक क्या है? आपके लिए बैंक क्या है? आपके लिए बैंक एक प्रकार से डेटर्स बन चुका है कि आपने बैंक से पैसे लेने हैं। उसी प्रकार से बैंक के लिए आप कौन हैं? एक लायबिलिटी है, एक क्रेडिटर्स है। और क्रेडिटर्स या लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसीलिए जब आपके पैसे बैंक में जमा होते हैं तो बैंक के ऊपर जो है देई वाली बढ़ गई आपके लिए। अब बैंक ने आपको पहले से ज्यादा पैसे देने हैं तो बैंक आपको क्या करता है? क्रेडिट करता है अपनी बुक्स में। और हम अपने बुक्स में बैंक को क्या बनाते हैं? डेटर्स बनाते हैं, इसलिए हम डेबिट करते हैं। दैट्स वाई अगर यही चीज कैश बुक में होगी तो जब हम पैसों को डिपॉजिट कराएंगे तो हम क्या करते हैं? डेबिटेड। और जब हम विड्रॉ करवाते हैं, विड्रॉ कराने का मतलब है कि हमारी जो एसेट्स थी, हमारे डेटर्स कम हो गए, तो हम यहां पर क्या करते हैं? क्रेडिटेड। ठीक है जी, यहां पे पैसे जमा करवाए, यहां पे पैसे निकाले। ठीक है जी, यहां पे भी कट गए या निकाल लिए।
तो एक जरा मुझे फटाफट से एक बात बताओ, सो कैन आई से कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज इक्वल्स टू दी डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक? क्योंकि जब मैं बैंक को डेबिट करूंगा ऑन द सेम टाइम विद द सेम अमाउंट बैंक अपने बुक्स में मुझे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा. एंड कैन आई से डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज इक्वल्स टू दी क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक? जब हम बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमें तो दुख होगा, हमें कहेंगे ओहो हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं. बैंक खुश होगा, कह रहेगा आहा मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो रहे हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो इस चीज को हमने एक समरी ढूंढ के निकाली. ठीक है जी. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. क्या कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बोले तो कैश बुक का डेबिट, और कैश बुक का क्रेडिट बोले तो पासबुक का डेबिट. रटेंगे नहीं. जब मैं आपको पहले बता देता हूं, सब बच्चे कसम खाएंगे कि पूरी अकाउंटेंसी में कुछ भी रटेंगे नहीं. सब बच्चों के हाथ में कॉपी किताबें हैं, झूठ बोलोगे पाप लगेगा. मैं पहले बता दिया तुम्हें, रटना बिल्कुल नहीं है. मैं हर चीज के कंसेप्ट के हम साथ साथ चलेंगे, कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, कंसेप्ट को लेकर ही आगे बढ़ेंगे. देयर इज नो मगअप एट ऑल. अगर आपको मगअप करना, रटना है, लो है रटो, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले रटो, मुझे कहीं आपत्ति नहीं है. लेकिन अगर अकाउंटेंसी में रट लिया तो मैं बता रहा हूं ठीक नहीं होगा. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद में अब मेरे पास में जो अगला पॉइंट आता है, तो अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहता हूं. एक बात बताओ, क्या आपको जब बैंक की साइड से मैसेज आते हैं कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड विद, तो क्या आपको मजा आता है कि नहीं आता है? पैसे जमा हो रहे हैं खाते में, क्या दिन है. तो जरा एक बात बताओ, जब आपके खातों में पैसे जमा होते हैं तो आपका बैंक आपको क्रेडिट करता है और आप उसको बैंक को क्या करते हो, अपने बुक्स में डेबिट करते हो. तो क्या ऐसा अच्छा लगता है? काश ऐसा हो कि हम सुबह सुबह उठें और सुबह उठते ही फोन में घंटी बजे मैसेज की टिंग टिंग, और जब मैसेज खोल के देखें तो उसमें लिखा है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो मच अमाउंट. तो क्या ये आपको मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो उसी मजे के लिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज फेवरेबल फॉर अस. ये चीज हमारी फेवर में है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक एंड डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस. और भगवान ना करे कि हमारे मोबाइल में कभी ऐसा मैसेज आए जिसमें लिखा हो योर अकाउंट इज डेबिटेड. डेबिट का मैसेज आए ही नहीं, क्रेडिट ही क्रेडिट के मैसेज आए. लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता. लेकिन जीवन में सब कुछ फेवरेबल होगा तो मजा कैसे आएगा? बिना अनफेवरेबल के फेवरेबल की इंपॉर्टेंस कैसे पता लगती है? बात समझ में आती है? तो चलिए, अनफेवरेबल भी जरूरी है जीवन में बैलेंस मेंटेन करने के लिए. तो हमने दूसरी चीज क्या ढूंढ करके निकाली कि अगर मैं आपसे पूछूं तो जरा मुझे बताइए कि फेवरेबल बैलेंस कौन कौन से होते हैं. तो आप कहेंगे सर फेवरेबल बैलेंस दो होते हैं. एक होता है कैश बुक क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और दूसरा होता है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक. और अगर मैं आपसे पूछूं अनफेवरेबल बैलेंस कौन से होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज द अनफेवरेबल एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज अनफेवरेबल फॉर अस. क्या मैं फेवरेबल का एक नाम और रख सकता हूं? रख दो सर, हम मना करेंगे तो कब रुक थोड़ा ना जाओगे. चलो फिर, कहना इसे नेगेटिव सॉरी, ओहो, हाँ जी, क्या मैं इसको फेवरेबल के साथ में पॉजिटिव बैलेंस भी बोल सकता हूं? पॉजिटिव फील होता है, पैसे जमा होते हैं, किसको नहीं अच्छे लगते. और अनफेवरेबल को क्या मैं नेगेटिव बोल सकता हूं? यस, हम कह सकते हैं दिस इज ए नेगेटिव बैलेंस. बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बताएंगे. ठीक है, आइए इन सारी बातों को मैं कोशिश करता हूं एक समराइज्ड फॉर्म में लिखने की. समरी ऑफ बैलेंसेस. ठीक है जी. तो समरी में मैं क्या बताना चाहता हूं आपको?
हाँ जी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके साथ में कैश बुक और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पासबुक। यहाँ पे कैश बुक का डेबिट और यहाँ पे कैश बुक का क्रेडिट। तो जरा मुझे फटाफट से बताइए जी, कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट मतलब कब होता है? जब हम डिपॉजिट कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, दैट इज फेवरेबल फॉर अस। हम डिपॉजिट कराते हैं या कोई और डिपॉजिट कराता है, कोई भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे फेवरेबल मतलब प्लस का आइटम, ठीक है जी। और उसके बाद में और हमारे पास में फेवरेबल कौन सा होता है? पासबुक का क्रेडिट। तो पासबुक का क्रेडिट क्या है? फेवरेबल। और हमारे पास में अनफेवरेबल कौन सा है? या तो कैश बुक का क्रेडिट हमारे पास में अनफेवरेबल होगा या पासबुक का डेबिट हमारे पास में अनफेवरेबल होगा। आगे जी बात समझ में। सो दिस इज द फाइनल समरी, ठीक है जी, जो अभी तक हमने आपके साथ में पढ़ी है, ठीक है जी। तो ये वो समरी है जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे पास में आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में काम आई, ठीक है जी। क्योंकि पहली क्लास है चैप्टर की, मुझे बेस बनाना है आपका, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं आपके साथ में। तो यहां तक की बातें अब हमारे पास में क्लियर हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है एक बार हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अभी आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में आपको मान लो दे दिया जी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, क्वेश्चन में आपको दे दिया जी ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। अब जो उसने कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया, दैट मीन्स हमारी बुक्स बोल रही है कि हमारा पैसा बैंक में डेबिट है, डेबिट का मतलब जमा है। तो क्या यही बात बैंक को भी बोलनी चाहिए? तो बैंक बोलता कैसे? बैंक पासबुक के थ्रू बोलता है। तो क्या जो मेरे पास में पासबुक है उस पासबुक में भी उतना ही बैलेंस क्रेडिट आना चाहिए, तभी तो दोनों चीजें मैच होगी। भी मैं कह रहा हूं मेरा बैंक में पैसा इतना जमा है, तो बैंक को भी ये बात बोलनी चाहिए ना, कहा हाँ आपका बैंक में इतना पैसा जमा है। अगर वो दोनों बातें मैच होती है तो ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द BRS। बट इफ द बैलेंस इज नॉट मैच, अगर बैलेंसेज मैच नहीं होते हैं, बैलेंसेस आर नॉट मैचिंग, तो इन दैट केस अगर आपको बोला कि कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस है लेकिन पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कुछ और है, क्वेश्चन में आपको दो बैलेंस दे दिए, एक आपको दे दिया जी पासबुक का डेबिट कैश बुक का डेबिट बैलेंस और एक आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, दो बैलेंस दे दिए, लेकिन ये दोनों बैलेंस अलग अलग देगा, वो अलग अलग देगा, दैट मीन्स देयर इज डिफरेंस, दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर द BRS। अब सवाल ये आता है कि BRS को प्रिपेयर करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? या तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस को पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के साथ मैच करवाना पड़ेगा, और या पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ मैच करवाना पड़ेगा। मैच कैसे करवाना पड़ेगा? या तो हमें एरर्स को ढूंढना पड़ेगा या हमें टाइमिंग डिफरेंसेस को ढूंढना पड़ेगा। अब आइए ये कैसे होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भी, हमें किसी एक बैलेंस को बेस बनाना पड़ेगा। बेस इन द सेंस कि हम या तो क्या करेंगे भी, देखो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया रहेगा, ठीक है जी। वो क्या करेगा, आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे देगा और कहेगा जी इसको मैच कराओ पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के संग। आगे जी बात समझ में, या कुछ भी हो सकता है, कहेगा जी अच्छा एक बार हम इसी को रखते हैं, ठीक है जी। या वो आपको क्या दे देगा, या वो आपको पासबुक का बैलेंस दे देगा और इसको क्या कहेगा जी कैश बुक के बैलेंस के संग मैच कराओ। इन दोनों में से ही तो कोई बात होगी, या तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे देगा और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से मैच करेगा, या कोई भी बैलेंस दे देगा पासबुक का, कहेगा जी कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच कराओ, या कैश बुक का कोई भी बैलेंस दे देगा और कहेगा जी पासबुक के कोई भी बैलेंस के संग मैच कराओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? तो हमें क्या करना है, अब ये बैलेंसेस को मैच करवाने के लिए, इन बैलेंसेस को इसके संग मैच करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरह के डिफरेंसेस होंगे, या तो एरर की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा या टाइमिंग डिफरेंस आ रहा होगा। हमें उन डिफरेंसेस और एरर्स को ढूंढना है और बताना है कि एक्चुअल में ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें BRS के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट ऑफ BRS क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है जी। यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, यहां पर आएगा जी टोटल, यहां पर आएगा डिटेल।
कहने का मतलब है कि ये जनरली इनसाइड कॉलम है और ये हमारे पास में आउटर कॉलम है। दिस इज बस दैट्स इट। अब उसमें केस में क्या होगा, हमें क्वेश्चन की शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, हमें फॉर एग्जांपल डेबिट बैलेंस दे रखा है, पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, फेवरेबल बैलेंस दे रखा है। तो लेट से डेबिट बैलेंस हम क्या लिखेंगे, एज पर कैश बुक। ठीक है जी, इनर कॉलम में कुछ नहीं आएगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे जी, बड़े सारे आइटम ऐड करेंगे, बड़े सारे आइटम्स क्या करेंगे, लेस करेंगे, और इसके बाद में जो भी फाइनल बैलेंस निकल करके मेरे पास में आएगा वही बैलेंस क्या होगा, अगर वो बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है और या वो बैलेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है, या तो वो बैलेंस क्या आएगा, या तो वो बैलेंस पॉजिटिव निकल करके आएगा और या वो बैलेंस क्या निकल कर आएगा, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव निकल के आएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा और नेगेटिव निकल कर आएगा तो डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन होगा ये बात कंफर्म है एज पर पासबुक, क्योंकि अगर शुरुआत कैश बुक से करी है तो 100% है ये पासबुक पर ही खत्म होगा। बात समझ में आ रही है। और अगर पासबुक से शुरुआत हुई है तो 100% है कि हम कहां पर पहुंचेंगे, कैश बुक पर पहुंचेंगे। सर बैलेंस कौन सा होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास में यहां पर वैल्यू कौन सी निकल करके आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि हमें कैसे क्वेश्चंस के अंदर प्रोसीड करना है। अब मैं आपके साथ में कुछ एरर्स या टाइमिंग डिफरेंसेस को डिस्कस करता हूं, तो आप खुद से बताना कि उन आइटम्स का क्या होना चाहिए। अब हम आपके साथ में कुछ आइटम्स को सीख रहे हैं कि होना कैसा चाहिए, तो प्लीज कम विद मी। ठीक है जी, हम इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मेट। ठीक है जी, एग्जाम में हमें इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, हमारा आंसर या हमारी गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि आपने बीआरएस को कुछ इस प्रकार से सीखा हो कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो किनको ऐड करना है, किनको लेस करना है, छोड़ दो। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो किनको ऐड करना है, किनको लेस करना है, छोड़ दो। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो, किनको ऐड करना है, किनको लेस करना है, छोड़ दो। पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, किनको ऐड करना है, किनको लेस करना है, सब छोड़ दो। हमें इनमें से किसी भी बात का ख्याल नहीं रखना है। मैंने सिर्फ आपको एक ही बात बता दी कि दो फेवरेबल बैलेंस होते हैं, दो अनफेवरेबल बैलेंस होते हैं, किसी एक बैलेंस को लेकर के चलना है और दूसरे बैलेंस तक पहुंचना है। अब किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, उसको सोचने का तरीका हम अभी आपको बता रहे हैं, जो कि आपको कंसेप्ट के साथ में चलना है। अगर इनको आपने जरा से भी रटने का प्रयास किया तो मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत हुए बिना रहेगा नहीं, चाहे फिर उसकी मेमोरी कितनी मर्जी शार्प क्यों ना हो। ठीक है जी, तो आइए हम आपके साथ में कुछ छोटी छोटी बातों को सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास में यहां पर आ रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है जी, मैं अभी आपके साथ में कौन सा बैलेंस लेके चल रहा हूं, जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की ओर मूव कर रहा हूं। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इनको ध्यान से सुन लेंगे और हल्का फुल्का लिखते रहेंगे तो इतने बात आपकी बन जाएंगी। ज्यादा हमें आपके साथ में क्या चाहिए, कंसेप्ट जो कि आपके सुन करके देख करके स्ट्रांग होंगे। दूसरी आती है प्रैक्टिस, जो हमारे एग्जाम में टाइम को बचाएगी। तीन चीजों का हमें हमेशा ख्याल रखना है, मैं आपको बता देता हूं आज। ठीक है जी, ये आपको हर सब्जेक्ट में हर जगह आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मोस्टली इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। सबसे पहली चीज मेरे पास में आती है, जो आपके एग्जाम टाइम में आपके सामने जो चैलेंजेस आएंगे ना, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी है, वो सबसे पहली चीज आती है प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो ये मान के चलना अकाउंट्स में नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स खेल ही क्या है, अकाउंट्स सारा खेल ही है प्रेजेंटेशन का। जिसकी ड्राइंग्स जितनी सुंदर, उसका जिसका काम जितना नीट एंड क्लीन, उसको उतने ज्यादा नंबर। प्रेजेंटेशन उतनी ही जरूरी होती है जितना क्वेश्चन का सही होना। तो दूसरी चीज मेरे पास में आती है एक्यूरेसी। दूसरी चीज मेरे पास में आती है एक्यूरेसी। ठीक है जी, आपको किस चीज का ख्याल रखना है, एक्यूरेसी का।
प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है, काम आपने इतना सुंदर सुंदर किया है, लेकिन जो काम किया है उसमें एक्यूरेसी नहीं है। किसी भी सवाल का आंसर मैच नहीं हो रहा तो क्या प्रेजेंटेशन को चाटेंगे क्या? तो एक्यूरेसी इज मस्ट। आपकी एक्यूरेसी भी है, काम आपने बिल्कुल सही किया और प्रेजेंटेशन में इतना आपने ध्यान दिया, इतनी सुंदर सुंदर लाइन, एकदम सीधी सीधी लाइनें, क्या सुंदर सुंदर, जीरो रिकटिंग, लेकिन आप प्रेजेंटेशन में इतने ज्यादा गुम हो गए कि टाइम ही नहीं बचा एग्जाम में। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इन तीनों में से अगर एक भी चीज बिगड़ी तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या मस्ट होता है। सबसे पहली चीज, प्रेजेंटेशन अकाउंट्स के पेपर में एप्लीकेबल होती है। दूसरी चीज, सवाल का सही होना, साफ सुथरा, ठीक है जी। तीसरी चीज, टाइमिंग। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं आप क्वेश्चन को सही करने की कसम खा रही है, सुंदर सुंदर करने की कसम खा रही है, लेकिन कसम खाने के चक्कर में टाइम निकल गया, तो आप वहां पे टाइम थोड़ा ना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो विद इन टाइम आपको ये दोनों चीजें लेकर के आनी है, एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे हम क्लास वर्क करें, चाहे हम होमवर्क करें, चाहे लेटर ऑन आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, हर दफा आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे मैं रफ काम कर रहा हूं या कर रही हूं। हमेशा आप क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ में करेंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। हाँ, आगे कुछ एग्जाम टिप्स हैं कि सर हमारा काफ़ी ज़्यादा समय हमारा फॉर्मेट्स में चला जाता है, लाइंस में चला जाता है, उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। बट अभी के लिए हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन जो फोकस है वो चीज़ों को, कंसेप्ट को सीखने में, तो एक्यूरेसी लेकर के आनी है। टाइमिंग के ऊपर आपको अभी समय नहीं लगाना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, टाइमिंग अपने आप कम होती रहेगी आपकी। आगे जी बात समझ में? चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अब हम एक एक करके इन डिफरेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है जी, कि इनके होने से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं कैश बुक के बैलेंस से। सर कौन सा, फेवरेबल के अनफेवरेबल? फर्क नहीं पड़ता, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो। फर्क इतना पड़ेगा कि अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा, अनफेवरेबल होगा तो मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा। आई होप ये बात आपको पता है कि अकाउंटेंसी में नेगेटिव चीज को दिखाने के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है, नेगेटिव माइनस के साइन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है जी। इस बैलेंस से हमें कहां पर पहुंचना है, पासबुक के बैलेंस पर। पासबुक का बैलेंस हो सकता है ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है। ये होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, फेवरेबल होगा तो, और अनफेवरेबल होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। दैट्स इट। आगे जी बात समझ में? अब इसके बीच में बड़े सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे, बड़े सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, ठीक है जी। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस को सब सोचना है कि ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे, प्लस होंगे कि माइनस होंगे। इसको सोचने के लिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपने ओपनिंग बैलेंस किसका लिया है, ठीक है जी। तो मेरे साथ में एक नोट लिखेंगे सब बच्चे, while preparing BRS, first of all consider the opening balance, then start adjusting the reasons of difference, ठीक है जी। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे कि जो डिफरेंस के रीजंस हैं, देन स्टार्ट एडजस्टिंग द रीजंस ऑफ डिफरेंस एंड थिंक अकॉर्डिंगली। अब जो अकॉर्डिंगली मैंने बोला ना, थिंक अकॉर्डिंगली, ये थिंक अकॉर्डिंगली ही हमारा मेन शॉर्टकट है। थिंक अकॉर्डिंगली ही हमारा मेन शॉर्टकट। अब इसमें थिंक अकॉर्डिंगली में क्या थिंक करना है कि अगर आपने कैश बुक का बैलेंस कंसीडर किया है तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और कहां पहुंचेंगे, पासबुक पर।
बैलेंस कोई भी हो, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। और अगर ओपनिंग बैलेंस पासबुक का है तो स्टार्ट एडजस्टमेंट को सोचेंगे, थिंक अकॉर्डिंग टू पासबुक एंड रीच टू द कैश बुक। ठीक है जी, तो इसमें मैं यहां पे दो बातें और लिख रहा हूं। इफ वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, then think according to cash book, adjust the cash book and reach to passbook। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक then think according to passbook, make changes in पासबुक। पासबुक का मतलब, अब आपको अगर सर मेक चेंजेस इन पासबुक है, आपको अगर सर हम पासबुक में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आई वांट टू से मेक चेंजेस इन पासबुक बैलेंस। तो यहां पे आप ठीक कर लो, मेक चेंजेस इन पासबुक, ऊपर कैश बुक बैलेंस लिख देना, एंड रीच टू कैश बुक दिस। और एक चीज लिखना, वट एवर बैलेंस वी हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स इट। कोई भी बैलेंस हो, हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। मेन मुद्दे की बात एक ही है, क्या कि बैलेंस कौन सी बुक का दिया गया है। तो अब आइए इनको सोचना शुरू करते हैं हम आपके साथ में। सबसे पहला आपको दिया गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं आपके साथ में शुरू कर रहा हूं, ठीक है जी, मैं आपके साथ में शुरू कर रहा हूं कैश बुक से और पहुंचना कहां चाहता हूं, पासबुक पे। तो अब हमारे साथ में पहला ट्रांजैक्शन आ चुका है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन पेज नंबर 3.4 एंड 3.5। ठीक है जी, और हम चलेंगे 3.6, 3.7, हाँ जी, ये हमारे पास में समरी मिल गई, छोड़ो ये रही 8 के 8 ट्रांजैक्शन की समरी मिल गई। तो हम समरी से चलते हैं, 3.7 और 8 लिखेंगे यहां पे। तो पेज नंबर 3.7 एंड पेज नंबर 3.8। ये अब यहां पर आप हो सकता है कि आप कहोगे सर ये 8 ट्रांजैक्शन है, सर आप क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हो, सर हमें 8 ट्रांजैक्शन को पढ़ लेंगे, रट्टे लगा लेंगे, ये कर देंगे, सर हमने बादाम खा रखे, अरे काम नहीं आएंगे कुछ भी। पहला चैप्टर है, लग रहा है माहौल हल्का है, अभी चैप्टर बढ़ते जाएंगे, टॉपिक बढ़ते जाएंगे, नए नए कंसेप्ट आते रहेंगे, क्वेश्चन आएंगे, माहौल भारी हो जाएगा। उसी भारी माहौल को हल्का किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के विदाउट मगअप। तो आइए हम शुरू करते हैं। हालांकि सारे ट्रांजैक्शंस को आज हम नहीं ले पाएंगे, एक ट्रांजैक्शंस को मैं लेता हूं आपके साथ में, बाकी ट्रांजैक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक ट्रांजैक्शन को अगर मैं आपके साथ में लूं तो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग ए चेक। अब इसी बात को यहां पे क्या लिखा हुआ था, ये रहा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं यहीं से देख रहा हूं यार, ये पेज नंबर झंझट हटा दो, छोड़ो, वहां पे क्या ज्यादा ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास में बुक है, आप वहीं पर लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझेंगे कि सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस काम करेगा यहां पे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सबसे पहली बात होती है चेक इशू का मतलब क्या होता है। मैंने स्टार्ट किया मेरी कैश बुक से एंड आई हैव टू रीच एंड वी हैव टू रीच टू दी पासबुक बैलेंस। पहला ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर दी पेमेंट। जरा ध्यान से सोचना, अभी के लिए यह बात दिमाग से निकाल देना कि एरर है या टाइमिंग डिफरेंस है। डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से, दैट्स इट,
एरर या टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब है मैंने किसी को चेक काट करके दे दिया, मैंने किसी को पेमेंट करना था, मैंने उसको चेक काट करके दे दिया। आगे बात समझ में। अब जरा बताओ, जब आप चेक से किसी को पेमेंट करते हैं तो आप अपनी बुक्स में एंट्री कब डालते हैं? इसमें क्या 3 पॉइंट ऑफ टाइम आएंगे। 3 पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है सबसे पहला पॉइंट कब आएगा? जब मैंने उसको चेक काट करके दिया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? मैंने उसको चेक काट के दिया, उसने उस चेक को ले जाकर के अपने बैंक में लगा दिया, और बैंक में लगाने के बाद चेक क्लियर हो गया। आगे बात समझ में। मैंने चेक काट के दिया, उसने जाकर के अपने खाते में लगा दिया। तीसरी बात, मेरे खाते से पैसा कट गया, उसके खाते में पैसा जमा हो गया। 3 पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी को चेक काट करके देते हैं, उस केस में आप इन तीनों पॉइंट ऑफ टाइम में से अपनी कैश बुक में एंट्री कब करते हैं? यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें सीए का कोई रोल नहीं है। दिस इज वेरी बेसिक फंडामेंटल। अगर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक कंसेप्ट है। बट चिंता की बात नहीं है, हम इन कंसेप्ट को आने वाली क्लासेस में स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, यही मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, पास तो अब फाउंडेशन में हो जाओगे, उसको तो अब चिंता ही मत करो, ये मैं अश्योर कर देता हूं आपको। बट मेरा मोटिव है कि पास हो गए, कंसेप्ट नहीं बने तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, जैसा आप पिछले कई सालों से करते आए हैं। तो आप कैश बुक में एंट्री कब करते हैं? हम कैश बुक में एंट्री करते हैं एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने चेक काट करके दे दिया तो मैं अपनी कैश बुक में एंट्री डाल दूंगा। अब ऐसा हो सकता है भी वो तो अगले 2 महीने चेक ना लगाएगा तो क्या मैं एंट्री नहीं डालूंगा? नहीं, मैंने जैसे चेक काट करके दे दिया मैं अपनी कैश बुक में एंट्री डाल दूंगा। अब सवाल आता है कि पासबुक में एंट्री कब डालेगी, मतलब बैंक एंट्री कब डालेगा? क्या जब मैंने चेक काट के दिया तब बैंक एंट्री डालेगा? कैसे डाल सकता? उस दिन तो उसको बैंक को कुछ पता ही नहीं है। दूसरी बात, क्या जब उसने चेक बैंक में जमा करा दिया तब एंट्री डालेगा? जी नहीं, जिस दिन मेरे खाते से पैसा कटेगा बैंक उस दिन मेरी बुक्स में एंट्री डालेगा, अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब मैंने चेक काट के दिया और जब मेरे खाते से पेमेंट कटा, हो सकता है मैं रिकॉन्सिलेशन इसी के बीच में बनाता हूं, इन 2 डेट्स के बीच में मेरा रिकॉन्सिलेशन की डेट आ गई होगी, हो सकता है इन दोनों के बीच में मेरा मंथ एंड हो गया होगा। तो क्या मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी? क्या एंट्री की? मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया होगा। ठीक है जी। अब मैं इसको कुछ इस तरह से लेकर के चलूंगा, ये हमेशा मेरी ये रहेगी मान लो कैश बुक, और ये मेरे पास में रहेगी पासबुक। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक में एंट्री करके मैंने क्या कम कर दिया होगा? जी हां, कैश बुक में कम हो गया, लेकिन क्या पासबुक में कम हुआ है? क्या पासबुक में कम हुआ है? बोलो सारे बच्चे, नहीं हुआ। तो मैं को क्या करना चाहिए? अब यहां पर सोचो, इनको मैच कराने के 2 तरीके हैं। कुछ इस तरह से, ये कैश बुक है, माइनस हो चुका है, पासबुक में माइनस नहीं हुआ क्योंकि अभी तक चेक का पेमेंट नहीं हुआ। रिकॉन्सिलेशन की डेट से पहले, रिकॉन्सिलेशन की डेट पे बात करूं मैं, करूं रिकॉन्सिलेशन की डेट तक पेमेंट नहीं हुआ तो क्या कैश बुक में कम कर दिया हुआ? हां। अब ये मिसमैच हो गए, इनको मैच कराने का 2 तरीका, या तो कैश बुक को बढ़ा दी जाए या पासबुक को कम कर दी जाए। तो किसको छेड़ना है ये बात डिपेंड करती है ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, और थिंक अकॉर्डिंगली। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस किसको लिया? जल्दी बोलो, हाथ दर्द हो रहे हैं। मैंने ओपनिंग बैलेंस किसको लिया है? मैंने ओपनिंग बैलेंस लिया कैश बुक का। ओपनिंग बैलेंस किसको लिया है? कैश बुक का। थिंक अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू कैश बुक। थिंक अकॉर्डिंग टू कैश बुक। किसको हिलाओगे? कैश बुक को। एंड रीच टू दी पासबुक। रीच टू दी पासबुक का मतलब क्या है? कैश बुक में क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। दैट्स इट। सांस लो। तो इसको मुझे क्या करना चाहिए? अगर कैश बुक से शुरू किया है, पासबुक पे जा रहा हूं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। फिर से देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक काट दिया, कैश बुक में कम कर दिया, मैच नहीं हो रहा क्योंकि पेमेंट नहीं कटा। मैच कराने के लिए क्या करूं? कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है, कैश बुक को प्लस कर दो। सर पासबुक का ओपनिंग बैलेंस होता तो पासबुक में चेंज करता। थिंक अकॉर्डिंग टू पासबुक। कैश बुक में पेमेंट हो गया, मैच कराना है खाली, कैश बुक में चेक काट के दे दिया, लेकिन ओपनिंग बैलेंस पासबुक का है। मैच कराने के लिए क्या करेंगे? पासबुक को कम कर देंगे। सर लेकिन पेमेंट तो हुआ ही नहीं। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमें तो खाली डिफरेंसेस को ढूंढ के मैच कराना ना। हमें पता चल गया कि डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। जैसे ही हमें भी एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे मेरे अब कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिस चीज कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसका आपको पता नहीं होता। आप कहते हो कोई बात नहीं, बात हो गई जो हो गई, लेकिन पता तो चले कैसे हुई।
आप कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता तो चले कैसे हुआ, तो कैसे हुआ वो पता चल गया। आगे बात समझ में? तो हम अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, क्योंकि हम पासबुक में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम खाली हमारी बुक्स में जो बीआरएस बना रहे हैं वहां पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में पासबुक में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना मेरी कैश बुक में चेंज हुआ है। दिस इज द ओनली वे टू रिकंसाइल द बैलेंसेज ऑफ कैश बुक एज वेल एज पासबुक। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है जी, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको नोटिस करो, ओपनिंग बैलेंस किसका है उसको नोटिस करो, और जिसका ओपनिंग बैलेंस है उसी में चेंज होगा, क्योंकि जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर जाकर थोड़ा ना चेंज करोगे, वहां पर पहुंचने का जो जरिया है खुद में चेंज लाओगे। दैट्स इट। तो आगे की जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटली मेरा जो चैप्टर है वो 80% खत्म हो चुका है, अभी एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट और बचे हैं जो आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडेज क्लास, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आज की क्लास और अगली क्लास दोनों की पूर्ति कर दूंगा। चलिए जी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, गुड लक।